नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ वीरू सर में। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का सेट 5। अभी तक हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 को देख चुके हैं। अभी तक जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द माइक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है फ्रेंच, सी है स्पेनिश, डी है ग्रीक। तो जो समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त वर्ड जो है मैक्रो, ये आपका ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और ग्रीक शब्द जो है आपका मैक्रो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशाल। तो हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है, समग्र आर्थिक चरों से संबंधित होती है। ठीक है, और ये हमारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण रोजगार की समस्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बचत, निवेश, समग्र उपभोग आदि का अध्ययन इस संपूर्ण अर्थव्यवस्था में अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन हैं। ऑप्शन ये है अत्यधिक, दुर्लभ, असीमित या उपयुक्त। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले जो सेट 1, 2, 3, 4 देखे हैं उसमें हम लोगों ने इस पॉइंट्स के बारे में भी देखे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम पहले देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दुर्लभ। तो इसके बारे में बताते हैं हम कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है वो है आपका एन ऐसे वन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक में उन्होंने महत्वपूर्ण 3 बातें को बताई। पहला बात है, यानी कि पहला जो पॉइंट्स थी उनकी वो है कि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, ह्यूमन्स वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकेंड है, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित हैं। जितना लोगों की आवश्यकता होती है, जितना नीड्स होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड आपका है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। जितने भी एक प्रकार से रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हम कर सकते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा बी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण, ठीक है, अवतल होने का कारण क्या है? तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है? तो आपका होगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये क्वेश्चन जो आपका है ना, वो क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सेट 1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। दिस इज योर VVI क्वेश्चन। देखो रिपीटेड क्वेश्चन आपका मे बी आपके एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या बता रहा है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र व्यापक होता है, बी है व्यष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध राष्ट्रीय आय निर्धारण से है, और व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है, और डी नंबर है व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग
इसको देखेंगे कि व्यष्टि के बारे में बता रहा, जहाँ पे एक इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तिगत के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, कि निजी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, द वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, पहले भी सेट में इसका के बारे में देखे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एडम स्मिथ। ठीक है, देखिए एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता के रूप में, है ना, एडम स्मिथ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस सेट में भी देखे हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। तो ऑप्शन ए है क्या उत्पादन करें, बी है कितनी मात्रा में उत्पादन करें, सी है कैसे उत्पादन करें, और डी है किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस सेट में इसको देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैसे उत्पादन करें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है कि निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। अधिक वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है, इसमें से आपका दिया हुआ है वस्तु की इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुल उपयोगिता 10 18 25 31 36 40 43 और 45। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को निकालना है, ठीक है, कि इसका जो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमें इसको अच्छे से समझना है तो आपको यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे कॉलम बनाना होगा इस तरह से, जिसको हम यहाँ पे आगे आप लोग को समझाते हैं। देखिए ये आपका कुल उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम 18 में से 10 घटाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। 25 में से 8 घटाएंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 31 में से 25 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 36 में से 31 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 40 में से 36 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 43 में से 40 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और 45 में से 43 घटाएंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वस्तु की इकाई का जो मूल्य है वो 5 रुपये है और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये 5 और ये 5 क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए बाय फार्मूला निकालेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। ठीक है, एन माइनस 1। तो देखिए टोटल यूटिलिटी एन आपका है 36 और टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 कितना हो गया 31। तो 36 में से 31 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 5। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कलम निकाल करके इसको राइट डाउन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है ना। इसकी जो उपभोग एक अतिरिक्त इकाई से उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है आपका सीमांत उपयोगिता, है ना। इसको हम कई बार देख चुके हैं, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के दो बंडलों ए समोसा 5 कचौड़ी 4 बी समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन सत्य है, असत्य है, भ्रामक है, असंसात्मक है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, सत्य है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू 15-2p है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि Q इक्वल टू 15-2p। ठीक है, और कीमत की इकाई कितना दिया हुआ है, 1 रुपये है ना, 1 रुपये। तो यहाँ पे हम इसको सोल्यूशन करेंगे 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 15-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। आप देखिए ऑप्शन में कहीं 13 है, हाँ बिल्कुल है, तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर 13। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इक्वल टू 1/p है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान होगा, कितना होगा। ठीक है, तो आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा ये क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 क्या बताया है कि माना कि एक बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, निम्न तालिका से दिखाया गया है। पी आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 तक, D1 आपका दिया हुआ 9 8 7 6 5 4 3 और D2 दिया हुआ 24 20 18 16 14 12 10। इसमें से आपको पूछा है कि वस्तु की कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग क्या होगी। ठीक है, तो जो वस्तु का जो बाजार मांग होगा वो आपका निकलता है व्यक्तिगत मांग को जोड़ने पर। ठीक है, तो आपका पूछा किस में है, तो आपका पूछा है वस्तु 3 में, यानी कि वस्तु की कीमत 3 में। ठीक है, तो वस्तु की कीमत 3 में आप देखेंगे तो ये वस्तु की कीमत 3 ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वस्तु कीमत 3 में से हम D1 और D1 प्लस D2 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आप टिक लगा लीजिए इसको सी नंबर में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बजट रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 की ढाल क्या होगी, है ना। तो बजट रेखा जो है आपका उसको हम इसका यहाँ पे बताया है कि बजट रेखा, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बजट रेखा है ना, बजट लाइन है, बजट लाइन का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है px डिवाइडेड बाय py। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि px में कितना है 3 और py में कितना है आपका तो 4। ठीक है, और इसको हम जब हम ये करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है सॉरी बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, चाय की कीमत कम होने से चीनी का मांग क्या होगा, शून्य होगा, कम होगा, तीव्र गति से कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो चाय का कीमत कम होने से, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, चीनी का मांग बढ़ेगा। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र की ढाल होगी क्या होगी, 0 होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी या इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो 15 का जो होगा वो आपका धनात्मक होगी। ठीक है, ढाल जो होगी आपका धनात्मक हो जाती है। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा अक्ष x अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, है ना। वस्तु का कीमत लोच का मान क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं और ग्राफ देखेंगे तो हम समझेंगे ग्राफ में
कि इसका देखिए ग्राफ आपका ऐसे होता है और कैसे बता रहा है कि एक्स एक्स के समांतर, ये आपका एक्स एक्स हो गया, वाई एक्स हो गया, इसके समांतर, ठीक है। तो इसके समांतर में अगर मांग रेखा आपका ये डी हो गया, डी डी हो गया, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो मांग की जो कीमत रोज का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। श्रम पूंजी भूमि साहस, है ना। तो इसको हम लोगों ने सेट नंबर 3 में काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। तो मजदूरी को हम लोग कहीं ना कहीं श्रम से कनेक्ट करते हैं, कीमत की मजदूरी को हम श्रम से कनेक्ट करते हैं। चलिए इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी है इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये 100% आएंगे। इसलिए आप न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो अपने साथ कॉपी और कलम लेकर ही बैठेंगे। देखिए चलिए देखते हैं। दो साधन श्रम एल और पूंजी के, है ना। एल एल मतलब होता है आपका लेबर, के मतलब कैपिटल, के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू 5L प्लस 3K है। तो श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की डैश अधिकतम मात्रा का उत्पादन हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका Q इक्वल टू दिया हुआ है 5L प्लस 3K, ठीक है। और आपसे यहाँ पूछा है, आपसे यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रम और पूंजी का जो इकाई दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, यानी कि 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 500 प्लस 300, तो इसका आंसर कितना होगा 800। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाना चाहिए, है ना, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। साधनों के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा, ठीक है, क्या होगी, शून्य होगी, स्थिर होगी, कम होगी, अधिक होगी। तो 19 का जो आपसे आंसर होगा वो हो जाएगा अस्थिर होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। समोत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा को उत्पादन करते हैं। क्या उत्पादन करते हैं, शून्य करते हैं, समान करते हैं, असमान करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सम उत्पाद वक्र क्या होता है। तो सम उत्पाद वक्र हम वैसे साधन को कहते हैं, वैसे साधन के विभिन्न संयोग को दर्शाती है जो एक समान उत्पादन अवसर प्रदान करते हैं। इसे हम एक प्रकार से उत्पादन उदासीनता वक्र भी कहते हैं और समोत्पाद वक्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका एक प्रकार से बाय ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कि 1 मिनट आपको हम ग्राफ समझाते हैं। ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये अगर आपका एक्स एक्स हो गया, ठीक है, वाई एक्स हो गया, और यहाँ पे हम लेबर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह का हम लोग एक प्रकार से ग्राफ बना लें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से, और तो ये क्या होगा, IQ आपका 100 समान हो जाएगा, IQ 2 आपका भी 100 हो जाएगा, और IQ 3 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 20 का, वो आपका हो जाएगा बी नंबर, समान रूप से होती है ना। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21। दो साधनों एल और के लिए उत्पादन फलन Q इक्वल टू ये एल अल्फा के बीटा है, तो पूंजी की 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका भी एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बता रहा है कि Q इक्वल टू, ठीक है, ये एल अल्फा के बीटा, ठीक है, के आपका बीटा है, और पूंजी की कितने इकाई है,
तो 0 का ही है। लेबर की कितने का ही है, तो 0 का ही है। अगर हम यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा 0 के मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा, कुल उत्पादन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है, ठीक है। तो यू आकार का जो होता है आपका, वो आपका होता है औसत परिवर्तनशील लागत का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कॉब डगलस उत्पादन फलन, कॉब डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए के बी में पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग समझेंगे कि ह्रासमान कब होगा, वृद्धिमान कब होगा, स्थिर कब होगा। इसके लिए हम लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं कंप्लीट रूप से समझ लेंगे, ठीक है। तो सारे ऑप्शन को हम समझ लेंगे। देखिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 है तो ये आपका वृद्धिमान प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, ठीक है। और ए प्लस बी लेस देन 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जिसको बोलते हैं ह्रासमान प्रतिफल, ठीक है। तो आपका आंसर तो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। लेकिन हम समझ लेंगे, सारे को समझ लेंगे कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी है, a प्लस बी इक्वल टू 1 है तो आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा स्थिर, ठीक है। सारे ऑप्शन को समझ लिए, तो इसका राइट आंसर बाद रखेंगे हम सी नंबर। चलिए अब 24 नंबर। निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है मकान का मासिक किराया, अस्थायी कर्मचारी का वेतन, मशीन की लागत और कच्चे माल पर किया गया खर्च, ठीक है। तो 24 का आपका देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस सेट में आपको देखने को मिला होगा। अगर नहीं देखने मिला है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस लिंक में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत क्या होगी, औसत लागत से कम होगी, औसत लागत से अधिक होगी, औसत लागत के बराबर होगी या शून्य होगी, ठीक है। तो औसत लागत जो होगी आपका, है ना, सीमांत लागत से औसत लागत अधिक होगी तो उस समय आपका औसत लागत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पादन फलन Q इक्वल टू 5L 0.5 के 0.5 पैमाने का डैश प्रतिफल का प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, वृद्धिमान को, स्थिर को, ह्रास को या वर्धमान को, ठीक है। तो 26 को हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है Q इक्वल टू 5L 0.5 और K 0.5, ठीक है। तो अगर हम 0.5 प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ये प्लस बी इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इसका मतलब है कि वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। आप बी नंबर पर टिक लगा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए आपके एक्स एक्स में पूर्ति दिया हुआ है, वाई एक्स में कीमत दिया हुआ है और ये सप्लाई दिया हुआ है। देखिए एस और एस डे सबका सप्लाई दिया हुआ, पूर्ति दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्ति का कीमत लोच क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 से अधिक होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। तो 27 नंबर का जो होगा, आप देखिए 27 नंबर को हम एक प्रकार से आप लोग को अच्छे से दिखाना चाहते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इसे एक प्रकार से पीछे, है ना, एक प्रकार से हम इसको पीछे ले जाएं ऐसे करके, और ये आपका अगर पीछे बढ़ेगा इधर करके तो कहीं ना कहीं पीछे मिलेगा। और मिलने के बाद क्या हो जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका, ठीक है, लेस देन 1 होगा, लेकिन ये आपको बता रहा है कि जब पूर्ति वक्र मूल बिंदु से बाईं तरफ से स्टार्ट हो, ठीक है, तो पूर्ति की जो लोच होगी वो क्या होगी, 1 से अधिक होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा क्या हो जाएगा, से 1 से अधिक होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। मांग अधिक की स्थिति होती है जब, ऑप्शन दिया हुआ है कि मांग की मात्रा अधिक होगी, अत्यधिक होगी, ठीक है, पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, सी है पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है, और डी है मांग और पूर्ति बराबर होती है, ठीक है। तो आपका जो होगा इसमें कि पूर्ति की तुलना में मांग, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मांग की तुलना में, सॉरी, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगी, ठीक है। तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बाजार संतुलन की स्थिति में, ठीक है, मांग और पूर्ति बराबर होती है, मांग अधिक शून्य होती है, ठीक है, पूर्ति अधिक शून्य होती है, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है उस सारे ऑप्शन आपके सही हैं। मांग और पूर्ति दोनों बराबर ही होती है, मांग अधिक शून्य होती है और पूर्ति अधिक शून्य होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बता रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 4% कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, सापेक्षिक लोचदार, असापेक्षिक बेलोचदार, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू होता है मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 3, और प्रतिशत कीमत में 4। अगर हम इसको निकालेंगे तो 0.75 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, इसलिए क्या होगा, सापेक्षिक बेरोजगार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है, तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, 0, 10, 100, या उत्पादन का निर्धारण नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन समझिए, देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तन लागत से कम होती है, जितना उसका एक प्रकार से प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो 0 कर देगा, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, यानी कि 0 होगा। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से पूर्ति, वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं क्या होगा ना, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शून्य हो जाएगी, या प्रभावित होगी, ठीक है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन जो है, अगर फर्मों की संख्या अगर कम होगी तो ऑफकोर्स है कि वस्तु का जो सप्लाई होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु का उत्पादन अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अत्यधिक हो, ठीक है, वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो, या वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, ठीक है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेट 1 सेट 2 कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा कि वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होगी, तभी क्या होगा कि पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक है। जितना हम मांग करें उसके
कंपेरिजन में सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं तभी क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा आपका सरप्लस हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा बचत हो जाता है, इसलिए आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। दीर्घकाल में वस्तु की मात्रा घटने से साम्य कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी, तीव्र गति से वृद्धि होगी या कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो 34 नंबर में आपका बता रहा है कि अगर वस्तु की दीर्घकाल की बात कर रहा है, दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से साम्य कीमत में क्या होगा, आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही है। अब देखिए 35 क्वेश्चन कि बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में कमी होगी, वृद्धि होगी, तीव्र गति से कमी होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। किस में बात कर रहा है, तो बाजार संरचना में, है ना, मार्केट स्ट्रक्चर में बात कर रहा है कि प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि हो जाएगी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच के बराबर होती है जब सीमांत आय शून्य होती है, सीमांत आय धनात्मक होती है, सीमांत आय औसत आय के बराबर होती है या सीमांत आय ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो 36 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको हम देखिए सोल्यूशन करते हैं कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपका 1 होगा। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू आपका माइनस हो जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो आपका हो जाएगा लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सीमांत आय क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो आप क्या होगा, सीमांत आय शून्य होगा, ए नंबर होगा। चलिए आप देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, है ना, सी नंबर। ठीक है, मोनोपोली मार्केट में होता है। ठीक है, कौन से बाजार में होता है, तो मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो। ऑप्शन ए है ऋणात्मक ढाल की सरल होगी, सरल रेखा। बी आपका आयताकार परवलय होगी। ठीक है, सी आपका है कि युगाकार का हो और डी है उल्टा युगाकार का हो। ठीक है, तो 38 का आपको हो जाएगा आयताकार परवलय हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है 38 ये कहीं ना कहीं क्या रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका आयताकार परवलय हो जाएगा, बी नंबर सही। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की ओर एक सरल रेखा हो। ऑप्शन है कि एक सरल रेखा उसकी ढाल से ऋणात्मक हो, मात्रा अक्ष के समांतर है, और सी नंबर है आयताकार परवलय है, या डी नंबर युगाकार का होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मात्रा अक्ष के समानांतर। देखिए अगर हम एक मिनट, अगर हम इसको बाय फिगर देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष के समांतर क्या हो रहा है आपका, ये आपका जो आपका मांग है डी है इसके समांतर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा मात्रा अक्ष के समानांतर हो जाएगा, सॉरी मात्रा अक्ष के समानांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एट लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार कई सेट में इसको पूछा गया है और ये मैक्सिमम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी। मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया हुआ है और सीमांत आगम 10 8 6 4 2 0 -2 -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ तक पूछा है, वस्तु 6 तक पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है क्या हो रहा है कि हर एक सेट में क्या कर रहा है, इसको पूछ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे
भी व्यय कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनता है ये। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बता रहा है कि यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है क्या करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू के रूप में। ठीक है, देखिए तो कहाँ तक बता रहा है, इकाई 6 तक बता रहा है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, 30। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो सी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 को कंप्लीट किया। अभी तक जो भी स्टूडेंट सेट 1, सेट 2, सेट 3 को नहीं देखे हैं, 4 को नहीं देखे हैं, वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाला हुआ है, आप लोग जा करके इसे ज़रूर देखें। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।